गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सभी बच्चों को नमस्कार। 12th क्लास के सभी बच्चों का स्वागत है आज। और हमने पढ़ी अब तक क्या नाम से वितान वितान के 2 पार्ट पढ़ लिए हैं और आज पढ़ेंगे हम बात करेंगे व्याकरण पर। व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें वैसे आपकी, लेकिन थोड़ा देखना हमको जनसंचार की विधाएं, क्योंकि इनको पहले पढ़ लेते हैं। जनसंचार की विधाएं क्या क्या है, जैसे प्रिंट मीडिया है, समाचार और संपादकीय है, और जनसंचार है, प्रिंट मीडिया, समाचार संपादकीय, इलेक्ट्रॉनिक संचार ये भी आता है आपके माध्यम, पत्रकारिता, समाचार लेखन, समाचारों के विभिन्न माध्यमों की विशेषता, इंटरनेट, विशेष लेखन, संपादन और समाचार लेखन के कुछ उदाहरण, संपादकीय, रिपोर्ट, प्रतिवेदन बोलते हैं इसको, रिपोर्ट को, है ना, आलेख और फीचर लेखन, ये आपके कोर्स में है। तो ये सब आएंगे आपके। इनमें से हम बात करेंगे आज जनसंचार की विधाएं हैं। सबसे पहले जनसंचार की विधाएं, प्रिंट माध्यम और समाचार और संपादकीय। तो लेते हैं, समाचार को समझने के लिए संचार के स्वरूप को समझना आवश्यक है ना। संचार किसे कहते हैं, आपसे पर एक नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। इसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि संचार किसे कहते हैं, तो आपको बताएंगे कि संचार की मूल में चर धातु है। कौन सी धातु है? चर, है ना। चर का अर्थ है विचरण करना, चर यानी विचरण करना, है ना। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। ये पहुंचना मनुष्य का भी हो सकता है और अन्य प्राणियों का भी, ध्वनि का भी, चित्र का भी और प्रकाश का भी। परंतु हम जिस संचार की बात कर रहे हैं उसका अर्थ है मानव के संदेशों को पहुंचना। पहुंचना का तात्पर्य संदेश भेजना और प्राप्त करना। इसके 2 लक्षण अनिवार्य होते हैं। 2 लक्षण क्या क्या है इसके? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए इसके बीच में, और उनके बीच में किसी संदेश का संप्रेषण या ग्रहण करना जरूरी है। इसलिए संचार शास्त्री विल्सन श्रम ने कहा है, क्या कहा है, कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। ये संचार मुख से बोलकर भी हो सकता है, लिखकर भी हो सकता है, तथा दृश्य श्रव्य माध्यमों के सहारे भी हो सकता है। इसलिए संचार को की परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है। क्या कैसे दी जा सकती है? ध्यान रखना, सुनना इसको, कि संचार की परिभाषा सुने ध्यान से। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। तो ये हो गया आपके संचार का उत्तर। इस प्रकार से लिखेंगे हम। दूसरा है, संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? क्या प्रश्न है कि संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? संचार स्वयं में एक प्रक्रिया है। संचार स्वयं में एक प्रक्रिया है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने की प्रक्रिया है ना। किसी प्राकृतिक माध्यम के सहारे गति करती है। उदाहरणतः हम बोलते हैं तो ध्वनि तरंगों और वायु तरंगों के सहारे में हमारी बात पहुंचती है। इसी प्रकार प्रकाश तरंगें, हमारे स्पर्श संवेदन, इशारे आदि भी संचार में माध्यम बनते हैं। परंतु हम इस मूल कारकों को संचार माध्यम नहीं कहते। संचार माध्यमों से आशय है वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को पहुंचाते हैं, जैसे समाचार पत्र हुआ, फिल्म हुआ, टेलीफोन हुआ, रेडियो हुआ, इंटरनेट हुआ, दूरदर्शन हुआ आदि। ये संचार के माध्यम है हमारे। संचार के मूल तत्वों पर विचार कीजिए, है ना। संचार के मूल तत्व कौन कौन से हैं, इन पर जरा ध्यान सुनना है। संचार के मूल तत्व जो है निम्नलिखित है। कैसे? पहला, संचार या स्रोत। संचार या स्रोत, इसका अर्थ होता है संदेश देने के बारे में सोचना, संदेश देने के बारे में सोचना। दूसरा है संदेश का कूटीकरण, एनकोडिंग या भाषाबद्ध करना, उसको भाषाबद्ध करना। संदेश का कूटवाचन, डिकोडिंग या भाषाबद्ध करना।
डिकोडिंग या भाषा ग्रहण करना, है ना। और चौथा है प्राप्त करना, है संदेश को समझना तथा प्रक्रिया करना। इस प्रकार से ये इनका मूल तत्व है। और संचारक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। संचारक किसे कहते हैं, संचारक क्या होता है, इसकी भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। या संचार का महत्व 2 बिंदुओं में समझाइए। तो कैसे समझाना आपको? किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है। उसका प्रथम गुण होता है संदेश की स्पष्टता। दूसरा गुण है संदेश को प्राप्तकर्ता के अनुकूल कूटीकृत करने की क्षमता। बात में आए, पहला है किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है, जिसका प्रथम गुण है संदेश की स्पष्टता और दूसरा गुण है संदेश को प्राप्तकर्ता के अनुकूल कूटीकृत करने की क्षमता। कूटीकरण या एनकोडिंग का क्या तात्पर्य है? कूटीकृत या एनकोडिंग का क्या तात्पर्य है? ध्यान से सुना, इसको ध्यान समझे कि संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चित्रों का प्रयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है। अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों से संदेश को बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाती है। सफल कूटीकरण उसे कहेंगे जिसमें संप्रेषण बिल्कुल स्पष्ट हो। संचारक जो कहना चाहता है, प्राप्त करता संदेश को उसी रूप में ग्रहण करे। ये होती है कूटीकरण या एनकोडिंग का तात्पर्य है। कूटवाचन या डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं? प्रश्न आया, कूटवाचन या डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं? सीधा अर्थ इसका कि कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन कहलाती है। कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन कहलाती है। इसके माध्यम से संदेश को प्राप्तकर्ता कूट चिन्हों में बंधे संदेश समझता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझता हो जो कि संचारक समझता है। ये इसका उत्तर है। अगला जो प्रश्न आएगा, संदेश प्रतिक्रिया या फीडबैक किसे कहते हैं? संदेश प्रतिक्रिया या फीडबैक किसे कहते हैं, इसका महत्व समझाइए। या फीडबैक से आप क्या समझते हैं? तो कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। यह आवश्यक है। इसी से पता चलता है कि संचारक का संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया है और ठीक पहुंच गया है। ठीक है बेटा, ये फीडबैक हो गया। अब है शोर। की मात्रा शोर है। शोर से आप क्या समझते हैं या शोर का क्या आशय है? तो संचार प्रक्रिया में किसी की भी बाधा आ जाए उसे शोर नॉइज कहते हैं। नॉइज भी कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में शोर कहते हैं उसको ना। ये बाधा संचारक को की मानसिक अस्पष्टता या अनिच्छा को लेकर भी हो सकती है। ठीक कूटीकृत न कर पाने के कारण भी हो सकती है, गलत कूटवाचन के कारण भी हो सकती है और प्राप्तकर्ता की अक्षमता, तकनीकी खराबी या आसपास के शोर के कारण भी हो सकती है। ये कहलाता है नॉइज, है ना। संचार के विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए। संचार के विविध प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे तो संचार के विविध प्रकार होते हैं, जैसे सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, समूह संचार, जनसंचार। इस प्रकार से ये 5-6 तत्व होते हैं इसके। सांकेतिक संचार से आपका क्या तात्पर्य है? आया ना इसके अंदर सांकेतिक संचार से पहला है ना। तो सांकेतिक संचार का अर्थ है संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाना,
मनुष्य का हाथ जोड़ना, पांव छूना, हाथ मिलाना, मुट्ठी कसना, सिग्नल देना, लाल बत्ती होना, हरी बत्ती होना, ये सांकेतिक संचार है। इसमें मनुष्य अपने अंगों का या अन्य उपकरणों का प्रयोग करता है। आदिम युग में ये साधन ही सबसे महत्वपूर्ण थे। आज इनका महत्व सहायक या गौण संचार के रूप में सीमित हो गया है। ठीक है। दूसरा है मौखिक संचार का क्या आशय है। मौखिक संचार किसको कहते हैं? तो मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहा जाता है। आपसी बातचीत, टेलीफोन, भाषण देना आदि मौखिक संचार के ही रूप है। बात में आ गई। अमौखिक संचार क्या है? अमौखिक संचार, मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार साधन अमौखिक संचार कहलाते हैं। सांकेतिक संचार, लिखित संचार, चित्र फिल्म द्वारा संचार, ये क्या नाम से अमौखिक संचार के रूप में ही आते हैं। ठीक है। अंतःवैयक्तिक संचार का क्या आशय है? अंतःवैयक्तिक संचार से क्या समझते हैं आप? ऐसा प्रश्न आ गया तो लिखेंगे अंतःवैयक्तिक, इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल संचार का आशय है एक व्यक्ति का अपने आप से बातचीत करना। प्राय मनुष्य अकेला होने पर भी अपने आप से बातचीत करता रहता है। वह भाषा या स्मृतियों, गीतों आदि के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है। ऐसा संचार व्यक्ति कहलाता है। इसलिए इसे वैयक्तिक अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। डायरी लेखन, आत्मपरक वैयक्तिक कविताएं भी अंतःवैयक्तिक संचार के अंग कहे जा सकते हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार से आप क्या समझते हैं? ऐसा प्रश्न आ गया। अंतर्वैयक्तिक संचार, तो अंतर्वैयक्तिक संचार दो व्यक्तियों के मध्य होता है। दो मित्रों की बातचीत, पिता पुत्र, माँ बेटी या अन्य किसी परिचित अपरिचित से बातचीत इसी गोटी के अंतर्गत आती है। नौकरी के लिए दिया गया साक्षात्कार भी अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है। होगी बात। अब है जनसंचार का क्या आशय है? जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं, समूह संचार है ना। समूह संचार का क्या आशय है कि जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है या किसी समूह के सदस्य आपस में बात करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो उसे समूह संचार कहते हैं। उदाहरणतया कक्षा में पढ़ाना या पढ़ना, किसी संस्था की बैठक, चर्चा या भाषण, जलसा, जुलूस समूह संचार के उदाहरण है। ठीक है। समूह संचार का उद्देश्य सामूहिक संदेश देना होता है। इसमें कोई एक व्यक्ति भी बात करता है तो सबके लिए करता है। प्राय सामूहिक मुद्दों पर की गई वार्ता समूह संचार के अंतर्गत आती है। आगे बात में अगला जैसे प्रश्न आया, पूछा आपसे कि जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, जनसंचार मास कम्युनिकेशन चल रहा है आजकल, से आप क्या समझते हैं? तो जनसंचार नई सभ्यता का शब्द है। जनसंचार या मास कम्युनिकेशन नई सभ्यता का शब्द है। जब से संचार के नए तकनीक, साधन, मुद्रण, प्रसारण यंत्र आदि विकसित हुए हैं, तब से शब्द प्रयोग में लाया जाता है, आने लगा है। जब से हम किसी समूह के साथ प्रत्येक संवाद करने की बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। उदाहरणतया प्रत्यक्ष कक्षा पढ़ाना जनसंचार नहीं है, किंतु दूरदर्शन पर पढ़ाया गया पाठ्यक्रम जनसंचार कहलाएगा। इसी प्रकार समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि जनसंचार के माध्यम है। हो गया। जनसंचार अन्य संचारों की तुलना में किस कारण महत्वपूर्ण है? प्रश्न पूछा कि जनसंचार अन्य संचारों की तुलना में किस प्रकार महत्वपूर्ण है? वैयक्तिक या समूह संचार का दायरा सीमित होता है। वैयक्तिक या समूह संचार का दायरा सीमित होता है। बड़ी बड़ी रैलियां, मेलों, चुनावी सभाओं, धार्मिक आयोजनों की बात करें तो भी उसका व्यापक अधिकतम
लाखों तक हो सकता है व्याप्त, किंतु रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट, दूरदर्शन आदि माध्यमों का फैलाव करोड़ों श्रोताओं या दर्शकों तक हो सकता है। वास्तव में जनसंचार हजार हजार बाहुओं वाला देवता है, इसकी महत्ता सर्वोपरि है। ठीक है, जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जनसंचार की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में क्या लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले है कि जनसंचार अन्य प्रकारों के संचारों से भिन्न और विशिष्ट होता है। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है सार्वजनिकता। जनसंचार की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इनमें संचार और प्राप्तकर्ता के मध्य किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या सीधा संबंध नहीं होता है। एक ही कार्यक्रम एक ही समय में देश विदेश के अनेक नगरों में अनेक वर्गों के लोग देख रहे होते हैं। इन कार्यक्रमों में सभी की रुचि सार्वजनिक महत्व के कारण होती है। दूसरा है अत्यधिक व्यापकता। जनसंचार माध्यमों के व्यापक की संभावना करोड़ों अरबों तक हो सकती है। क्रिकेट का खेल हो, विशेष राजनीतिक सामाजिक अवसर हो, इनका दर्शन करोड़ों लोग एक साथ करते हैं। औपचारिक संगठन। जनसंचार के सभी माध्यम किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु एक औपचारिक संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे समाचार पत्र विभिन्न प्रकाशन समूह द्वारा चलाए जाते हैं। हिंदुस्तान समूह, जागरण समूह ऐसे प्रकाशन समूह है। रेडियो, दूरदर्शन आदि भी ऐसे ही संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, द्वारपालों का नियंत्रण। द्वारपालों का नियंत्रण किसी भी जनसंचार माध्यम में अनेक द्वारपाल यानी गेट कीपर होते हैं। ये द्वारपाल प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री का निर्धारण और नियंत्रण करते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से समाचार पत्रों के संपादक, सहायक समाचार संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक आदि ही तय करते हैं कि पत्र में कौन सी सामग्री छपेगी। ये द्वारपाल तीन मुख्यों की रक्षा करते हैं। सार्वजनिक हित हो, एक तो पत्रकारिता का सिद्धांत हो और आचार संहिता हो। इन तीन बातों पर विशेष ध्यान रख दिया जाता है। ठीक है, और फीडबैक होती है प्रतिक्रिया का अभाव। जनसंचार के माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित सामग्री की प्रतिक्रिया फीडबैक तुरंत नहीं मिलती। प्राय विविध प्रकार के सर्वेक्षणों या श्रोताओं पत्रों के माध्यम से इनकी लोकप्रियता या अरोचकता का ज्ञान होता है। ठीक है भाई। अब प्रश्न आता है, पूछा जाता है जैसे कि जनसंचार माध्यमों के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। जनसंचार माध्यमों की किन्हीं दो कार्य, तो जनसंचार जो है वो क्या क्या करते हैं? तो जनसंचार के माध्यम अनेक प्रकार के कार्य संपन्न करते हैं। जैसे सूचना देना। जनसंचार के माध्यम का प्रथम और प्रमुख कार्य सूचना देना है। प्रिंट मीडिया का तो नाम समाचार पत्र है। दूरदर्शन या इंटरनेट, इनका भी प्रमुख कार्य तेजी से सूचनाएं वितरित करना होता है। शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम जनता को शिक्षित और सजग बनाते हैं। समाचारों की अतिरिक्त नई नई जानकारियां देना भी जनसंचार का अर्थ है। मनोरंजन करना। जब से रेडियो और दूरदर्शन का आविष्कार हुआ है तब से जनसंचार का मुख्य कार्य मनोरंजन करना हो गया है। भारत की अधिकांश जनता इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का उपयोग मनोरंजन के लिए ही करती है। ठीक है, निगरानी करना, ये काम भी है। जनसंचार माध्यम लोकतंत्र के पहरेदार हैं। वे समाज को किसी भी समस्या के विरुद्ध जनमत तैयार करते हैं। सरकार, धर्म केंद्र या अन्य किसी संस्था के अनैतिक कार्यों के विरुद्ध जनमत बनाते हैं। ठीक है, अगला है एजेंडा तय करना। एजेंडा भी तय करते हैं। कैसे? जनसंचार माध्यम योजना पूर्वक किसी मुद्दे को उठाकर उसे देश समाज के केंद्र में ले आते हैं। वे सरकार तथा समाज के प्रतिनिधियों के मत देकर तथा मुद्दों को व्यापक मत देकर समाज को किसी खास दिशा में मोड़ देने का प्रयत्न करते हैं। विचार विमर्श जनसंचार के माध्यम विभिन्न मतों पर
विचारों का आदान प्रदान तो करते ही हैं, एक और मुख्य संपादक संपादकीय लिखकर प्रसिद्ध विद्वानों के लेख छापकर जनता को प्रभावित करते हैं। दूसरी और पाठकों की आवाज भी समाचार पत्र, पत्रिका, प्रदर्शन, दूरदर्शन में व्यक्त होती है। इस प्रकार जनसंचार माध्यम एक विचार मंच बन जाता है। ठीक है भाई। अब है जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं। जनसंचार के जो प्रमुख माध्यम है वो किसे कहेंगे, तो इसमें आएगा एक तो समाचार पत्र है उसमें प्रिंट मीडिया, दूसरा रेडियो और दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट, ये 5-7 जो है इसके क्या नाम से माध्यम है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है? ये मीडिया चौथा स्तंभ है, ये जरूरी है। तो इसके ऊपर कैसे आप प्रश्न लिखेंगे कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कैसे कहा जाता है? मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग काम करते हुए भी लोक इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। आम लोगों की सीधी आवाज मीडिया के द्वारा ही इन तीनों तक पहुंचती है और ये लोक इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं। जब तक इनकी जनता के प्रति सीधी जवाबदेही नहीं होती, लोकतंत्र सफल नहीं होता सकता। इसलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की 2 विशेषताएं बताइए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कौन कौन से है? जैसे इंटरनेट है, रेडियो है, दूरदर्शन है, तो इनकी कुछ जो है वो है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की पहली विशेषता यह है कि ये संचार का ऐसा माध्यम है जिसके लिए यंत्र की उपस्थिति आवश्यक है। यंत्र के माध्यम से इसके द्वारा प्रसारित की गई बात लाखों करोड़ों लोगों तक अबाध रूप से पहुंच जाती है। दूसरी बात यह है कि इसके द्वारा प्रसारित बात को काटा छाटा जा सकता है और लंबे समय तक रिकॉर्ड रखा जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की ये है ना। तो ये हो गया आपका। और अब पढ़ेंगे प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम यानी समाचार संपादकीय है। तो प्रिंट मीडिया से आपका क्या आशय है, इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। या प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं, प्रिंट मीडिया से आप क्या समझते हैं, इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखेंगे आप? प्रिंट मीडिया का आशय छपाई वाले संचार माध्यम, छपाई जो होती है, छपकर जो हमारे तक पहुंचती है, इसे मुद्रण माध्यम भी कहा सकते हैं। इसके कुछ रूप निम्नलिखित हैं, जैसे समाचार पत्र हो गया, रोज हमको मिलता है, पत्रिकाएं हो गई, पुस्तकें हो गई,